नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। तो आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, गोबर बोहरानी त्योहार कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ या आषाढ़। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इसका सही जवाब है चैत्र। चैत्र माह में गोबर बोहरानी त्यौहार मनाया जाता है। ये सुकमा जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सुकमा जिले में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकमा जिले में मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकास खंड में ये मनाया जाता है और ये जनजातीय त्योहारों में शामिल है। ठीक है, जनजातीय त्योहारों में इसे माना जाता है। ठीक है, तो गोबर बोहरानी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? छिंदगढ़ विकास खंड सुकमा में, है ना। और ये सीजीपीएससी में पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा गया है इस प्रश्न को, तो इसको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतरई पर्व किस संभाग में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर या दुर्ग। तो दीजिए इस प्रश्न का उत्तर, किस संभाग में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग में चैतरई पर्व मनाया जाता है। और ये भी कब मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। आपको पता है अभी चैत्र माह चल रहा है, चैत्र नवरात्रि भी चल रही है। ठीक है, तो चैत्र माह के जितने भी त्यौहार हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, चैतरई पर्व जो है वो बस्तर संभाग का एक प्रमुख पर्व है, जनजातीय पर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी त्योहार किस संभाग में मनाया जाता है? ठीक है, माटी त्योहार किस संभाग में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। ठीक है, माटी त्योहार बस्तर संभाग में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और आप लोगों को अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद है, मैं वीडियो जो बनाता हूँ रेगुलर, वो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। आप लोगों की आवश्यकता है मुझे। अगर आप मुझे मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे और इस चैनल को शेयर करेंगे और अगर ये ग्रो होगा जल्दी, तो मेरा मोटिवेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा मैं इस क्षेत्र में मेहनत करूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और भी नेशनल इंटरनेशनल आपका छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्षेत्र में मैं काम करना चाहता हूँ। लेकिन बस जिस हिसाब से मेरा चैनल ग्रो होना चाहिए था, 3-4 साल से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, उस हिसाब से ग्रो नहीं हुआ है। तो वो डेडिकेशन थोड़ा सा और देने की ज़रूरत है। तो इसमें आप लोगों की हेल्प भी लगेगी मुझे आगे बढ़ाने के लिए और इस चैनल को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने में। चलते हैं अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल पर किस देश ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है? आपके ऑप्शन है सीरिया, ईरान, इराक या तुर्की। सही जवाब देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है ईरान। ठीक है, ईरान ने हाल ही में मतलब 14 अप्रैल को इजराइल पर अटैक कर दिया है और ये अटैक बहुत सारी लगभग 300 मिसाइलों से और बहुत सारे ड्रोन से हुआ है। लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे से काम किया है और लगभग 99% जो मिसाइल्स थे उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। जबकि इजराइल ने जो थे बहुत से कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए थे, जो कि यानी एटमॉस्फेयर में जाकर री एंट्री करते हैं तो काफ़ी तेज हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाते हैं जब री एंट्री करते हैं, तो है ना। तो वैसे मिसाइल्स को भी आराम से किसने उड़ा दिया? इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने। ठीक है, इजराइल के डिफेंस सिस्टम में बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं जो मिसाइल को के डिस्ट्रॉयर होते हैं। और आप जानते हैं कि हमास हमास जो कि फ़िलिस्तीनी संगठन है ना, और उसने भी इजराइल पे अटैक किया था। और इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी का बहुत से एरिया इजराइल ने ऑलरेडी कब्जा रखा है। उसी के विरोध में ईरान भी था इजराइल के विरोध में। और हाल ही में सीरिया की का जो दूतावास है, इसको भी याद रखना है आप लोगों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरिया में ईरान का दूतावास, सीरिया में जो ईरान का दूतावास था, हाल ही में इजराइल ने वहाँ अटैक करके ईरान के जो
काफ़ी सारे सैनिक और लोग थे उनको मार दिया था, ठीक है। उसका रिटेलिएशन किया है ईरान ने। तो पूरा वर्जन अपने को पता होना चाहिए किसी भी देश का, अगर युद्ध वगैरह देख रहे हैं, ये जियो पॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और आपको पता हो ये सारी जो फसाद है वो आईमेक प्रोजेक्ट जो इंडिया ने लॉन्च किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बाद से ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया को रोकने की साजिश भी दिखती है, लेकिन आपको इस पूरे इशू को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? आपके ऑप्शन है हीरो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोथर्म, एथर एनर्जी या सिट्रोएन। तो इसका सही जवाब है सिट्रोएन, ठीक है। तो सिट्रोएन एक फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी फ्रांस में। 2019 में ये भारत में आके इस्टेब्लिश हुई। और आपको जानते हैं फेम इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत इसने हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक कार्स बनाना स्टार्ट किया और उन कारों को अब इंडोनेशिया में निर्यात भी कर रही है ये कंपनी। 500 कारों को निर्यात कर चुकी है, जो कि ह्यूज अमाउंट है। कार निर्माता देखिए हमारे यहाँ टाटा मोटर्स है, बहुत अच्छी कारें बना रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार में, है ना। महिंद्रा भी बनाती है इलेक्ट्रिक और कार बनाती है। इसके अलावा MG मोटर्स है, ठीक है, और अभी टेस्ला भी आने वाली है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं हमारे EV मार्केट में एक बूम चल रहा है, ठीक है। और इसका पूरा फायदा ये फ्रांसीसी कंपनी उठा रही है सिट्रोएन, और इसने निर्यात भी कर दिया है, ठीक है। पहली कार की 500 खेपों को निर्यात कर दिया है, जो कि एक उपलब्धि है इस कंपनी के लिए। तो इसको याद रखेंगे, सिट्रोएन कंपनी फ्रांसीसी कंपनी है। 1919 में इसकी स्थापना हुई और 2019 में ये भारत में इस्टेब्लिश हुई। और हाल ही में 2024 में इसने क्या किया है, 500 कारों को इंडोनेशिया में निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? आपके ऑप्शन है सेवेंथ, 8th, 9th या 10th, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब है 10th, ठीक है। 10वां पोजीशन है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में, ठीक है। भारत की रैंक कौन सी है? 10वीं। तो फर्स्ट रैंक में कौन है? फर्स्ट रैंक में है रूस। रसिया में सर्वाधिक साइबर क्राइम अटैक हुए हैं, तो रूस सबसे ऊपर पे है, ठीक है। 10th पोजीशन पे हम हैं। और टोटल जो इसमें इंडेक्स में शामिल देश थे वो 100 देश थे, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स के द्वारा ये जो साइबर क्राइम इंडेक्स निकाला गया है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका होमवर्क प्रश्न होगा, जिसको पूरी तरीके से जवाब उसका आप ही देंगे। मैं इस वीडियो में आपको उसका जवाब नहीं दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो क्वेश्चन है, भारत का तेंदुआ राज्य कौन सा है? ठीक है, आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो आपको पता है हाल ही में तेंदुआ रिपोर्ट जारी की गई थी, है ना। और तेंदुआ रिपोर्ट में भारत में 13,000 से ऊपर तेंदुए हैं, 13,824 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इतने ज़्यादा तेंदुए हैं भारत में, ठीक है। और इसमें से कोई एक राज्य जहाँ बहुत ज़्यादा तेंदुए हैं, इसलिए उसे तेंदुआ राज्य कहकर पुकारा जाने लगा है, ठीक है। उस राज्य का नाम आपको बताना है, ठीक है। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 एक बार जरूर खोल के देखिएगा और इस राज्य को बताइएगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, है ना। चैनल पेज पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सिविल लक्ष्य एकेडमी को इंस्टाग्राम, ट्विटर और विभिन्न प्लेटफॉर्म में सर्च कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, मार्कंडे ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बस्तर, ठीक है। तो इसको याद रखना है, मार्कंडे ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? बस्तर में स्थित है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक। अब देखेंगे हम आज यानी पिछले वीडियो के जो रिवीजन प्रश्न हैं उनको, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई है? आपके ऑप्शन है 2 अगस्त 2024, 2 सितंबर 2004, 2 अक्टूबर 2004 या 2 नवंबर 2004। तो पहले ऑप्शन में मैंने 2024 बोला था, वो भी 2004 है। 2 अगस्त 2004, 2 सितंबर 2004, 2 अक्टूबर 2004 या 2 नवंबर 2004।
तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब है 2 सितंबर 2004। तो 2 सितंबर 2004 को छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ये देश में 15वें क्रम का जनजातीय अनुसंधान केंद्र है। ये नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमतरी के नगरी और मगरलोड विधान या विकास खंड में कौन सी जनजाति निवास करती है? आपके ऑप्शन है बैगा, बिरहोर, कमार या पहाड़ी कोरवा। तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है कमार जनजाति। कमार जनजाति धमतरी के नगरी और मगरलोड विकास खंड में निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा गरियाबंद के छुरा एवं मैनपुर विकास खंड में और महासमुंद के बाग बहरा एवं महासमुंद विकास खंड में भी इस जनजाति का निवास क्षेत्र है। ठीक है, इन जनजातियों को बहुत अच्छे से याद रखना है। कमार आपको पता हो विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है, जिसमें बैगा, कमार, पहाड़ी कुरवा, बिरहोर और अबूजुमाड़िया शामिल हैं। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा भी 2 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनमें भुंजिया और पंडो को शामिल किया गया है। इन सभी जनजातियों के जो निवास स्थान हैं वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि इनसे संबंधित जो अनुसंधान केंद्र हैं वो भी बनाए गए हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। कोया जनजाति किस जिले में रहती है? आपके ऑप्शन है गरियाबंद, जसपुर, सुकमा या बीजापुर। तो इसका सही जवाब है बीजापुर। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बीजापुर में कोया जनजाति का निवास स्थान है ना, इसको याद रखना है। इसी प्रकार जैसे कि गदबा जनजाति है, गदबा जनजाति भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बस्तर संभाग में निवास करती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। परजा जनजाति भी बस्तर में निवास करती है। दोरला जनजाति आप जानते होंगे, दोरला बहुत फेमस जनजाति है, सुकमा और बीजापुर में निवास करती है। भतरा जनजाति भी दक्षिण बस्तर क्षेत्र में यानी बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा में निवास करती हैं। इसी प्रकार मुड़िया, डंडामी माड़िया, हलबा, ये सारी जनजातियां जो हैं वो बस्तर संभाग की विशेष जनजातियां हैं। इनको यानी पढ़ के अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, और अभी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो बहुत ही न्यूनतम है ना, इसलिए ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स को अपन कवर कर रहे हैं। मतलब जो आपका सामान्य अध्ययन में भी जिसको हम शामिल करते हैं, जैसे जनजाति हो गई, जैसे कि खनिज हो गया, है ना, ये सारे से क्वेश्चन अभी हम लोग उठा रहे हैं ताकि आपकी स्टडी में बाधा ना आए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो देखिए कौन इसका सही जवाब दे पाता है। इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। उज्बेकिस्तान आप जानते हैं, इसकी राजधानी ताशकंद है। ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था और उसे टूट कर अलग देश बना है ना। और इसकी राजधानी आपको बता दिया, इसकी जो मुद्रा है वो सोम है। साथ ही साथ आपको बता दें कजाकिस्तान, जो इसके ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ कजाकिस्तान, ये सबसे बड़ा भू आविष्टित देश है दुनिया का। उज्बेकिस्तान भी एक भू आविष्टित देश है, यानी चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। मध्य एशियाई देश जो हैं वो सभी भू आविष्टित देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन बना है? आपके ऑप्शन हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या फेडरल बैंक। तो इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है। तो आप देख रहे हैं लक्षद्वीप में भारत सरकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इसको डेवलप करना चाह रही है। इसका कारण है कि जो कह सकते हैं मालदीव है, भारत का एक पड़ोसी देश है ना, समुद्री पड़ोसी देश।
वहाँ इंडिया आउट कैंपेन के जरिए नई सरकार बनी है ना, मोहम्मद मोइज़ू की, है ना। और इनका पूरा स्टैंस जो है वो एंटी इंडिया और चाइना, प्रो चाइना है, ठीक है। तो इन लोगों ने भारत सरकार की काफ़ी ज़्यादा यानी आलोचना की है। इस कारण से इनको टारगेट करने के लिए और ये कह सकते हैं इनको सबक सिखाने के लिए लक्षद्वीप में अब पर्यटन का बहुत तेज़ी से विकास कर रही है भारत सरकार, क्योंकि अभी तक हमने इस क्षेत्र को नहीं छुआ था, इसमें डेवलपमेंट नहीं किया था। शायद इसीलिए नहीं किया था ताकि मालदीव की इकोनॉमी सरवाइव करते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बड़ी तेज़ी से परिवर्तित हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनकपुर सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, नेपाल या भूटान। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसको याद रखना है आपको। आपको पता हो नेपाल जो है राजा जनक, माता सीता की जन्मस्थली मानी जाती है, ठीक है। जनकपुर नेपाल में जो है उसको ही माना जाता है। तो रामायण सर्किट में इसको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। कभी कभी वहाँ पे भी सरकार चेंज हो जाती है, केपी ओली टाइप के कोई प्रधानमंत्री बन जाते हैं जो एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। नहीं तो अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो तो भारत और नेपाल के बीच में कोई भी ऐसे तनावपूर्ण रिश्ते नहीं हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। अब देखेंगे लास्ट प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, होमवर्क प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है। तो आपका होमवर्क प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के तो आज का पहला प्रश्न है, निरई माता की गुफा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है धमतरी, रायपुर, महासमुंद या रायगढ़। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तत्पश्चात मैं भी इसका जवाब दूंगा। पॉज कीजिए वीडियो को और इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है धमतरी। धमतरी के मगल रोड में निरई माता का मंदिर या निरई माता की गुफा स्थित है। निरई माता की गुफा की विशेष बात यह है कि वर्ष में एक बार खुलती है और 5 घंटे के लिए मात्र खुलती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष है और इन 5 घंटों में जो श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं वो कर पाते हैं, तत्पश्चात इसे बंद कर दिया जाता है। तो निरई माता की गुफा धमतरी के मगल रोड में स्थित है, इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता से पोषण में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ठीक है, तो पोषण में सुधार के लिए, ये खुद हटा दीजिएगा, पोषण में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? निजात कार्यक्रम, न्योता भोजन, वन भोज कार्यक्रम, सामुदायिक भोजन कार्यक्रम। तो इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। न्योता भोजन है इसका नाम, इस कार्यक्रम का नाम न्योता भोजन कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में चलाया जा रहा है, ठीक है। अब ये कोई सरकारी योजना नहीं है, इसमें एक कह सकते हैं अभिनव पहल है ये, और इसके द्वारा जो भी लोग हैं पंचायत से जुड़े हुए या जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, स्कूल के शिक्षक हैं, कोई भी, ये लोग अपने बर्थडे पे, अपने किसी अच्छे दिवस पे कोई ना कोई पार्टी देते हैं, मंदिर में दान दक्षिणा करते हैं। तो यहाँ पे प्रयास ये है कि ये सारे लोग अपनी जो दान दक्षिणा वाली चीज़ें हैं वो विद्यालय के लिए भी तो कर सकते हैं, और विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको भी भोजन करा सकते हैं। नवरात्रि में हम कन्या भोज कराते हैं, उसी तरीके से न्योता भोज करा के बच्चों को पुण्य कमाया जा सकता है, ऐसा मानना है और ऐसा प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, जो कि एक अच्छी पहल है। इससे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में आ सकता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है कोरबा बिलासपुर राजमार्ग, रायपुर अंबिकापुर राजमार्ग, भिलाई दुर्ग राजमार्ग, डोंगरगढ़ और राजनांदगांव राजमार्ग। तो इसका सही जवाब है कोरबा बिलासपुर राजमार्ग। इस बीच में ही क्या किया जाएगा? नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो राजमार्ग के विकास और जितनी भी गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए भी उपयोगी रहेगा। इसके साथ ही साथ जो भी इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी उनके विकास के लिए भी सहायता करेगा। इसी के
तहत छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की सरकार की योजना भी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो हमने छत्तीसगढ़ के प्रश्न देख लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस वोग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन हैं जापान, मलेशिया, सिंगापुर या वियतनाम। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। ठीक है, तो लॉरेंस वोंग जो हैं वो आपके सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर को याद रखना है। सिंगापुर जो है ये आपका मलाया प्रायद्वीप के एकदम दक्षिण में स्थित है, मलेशिया के नीचे। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, बहुत इम्पोर्टेंट देश है। यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलती है, और कहते हैं ना, जो धर्मनिरपेक्षता का असली एग्जाम्पल अगर कहीं पेश होता है तो वो सिंगापुर में होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें की गई हैं और ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी कम्युनिटी एक साथ नहीं रहती, बल्कि सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, है ना। एक ही बिल्डिंग में हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और कोई भी कम्युनिटी के लोग आपस में अगल बगल नहीं रहते हैं। किसी को भी गुटबंदी करने का अधिकार यहाँ पे नहीं दिया गया है। बहुत ही अच्छी पहल सिंगापुर में की गई है। ठीक है, सिंगापुर को याद रखना है। बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, और भारत में जो इन्वेस्टमेंट आता है उसमें भी सिंगापुर एक प्रमुख अग्रणी देश रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा सिंगापुर को। हाँ, सारे क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना है। जॉन डर्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर गगनदीप कांग, डॉक्टर कार्तिक कोमुरी, अलेक्सी नवलनी या लोकेश मुनि। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर गगनदीप कांग। ठीक है, डॉक्टर गगनदीप कांग ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है, और डॉक्टर गगनदीप कांग को, जो कि एक लेडीज़ हैं, लेडीज़ डॉक्टर हैं, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। जॉन डर्क पुरस्कार किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी दे दूं कि इस वीडियो की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम में ज़रूर शेयर की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो लोग वीडियो की प्रीमियर या लाइव चाह रहे थे, तो आजकल वीडियो जो है लाइव डलता है, और आप लोगों से पूरे सहयोग की कामना है। आप चाहें तो उस पर सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, है ना, और इससे मुझे हेल्प होगा, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट करूं और अच्छे कंटेंट बनाने का प्रयास करूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करीब 51% जो व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देख भी रहे हैं तो सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है मिशेल टेलेग्रैंड, बी जॉन S.C. कॉपरनिकस, डी विलियम शेक्सपियर। तो इसका सही जवाब है मिशेल टेलेग्रैंड। मिशेल टेलेग्रैंड जो हैं ये मैथमेटिशियन हैं फ्रांस के। ठीक है, और एबेल पुरस्कार जो है वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो मिशेल टेलेग्रैंड का नाम याद रखना है। इनको मैथ्स का नोबेल अर्थात एबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ये फ्रांसीसी मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, धनकुल वाद्य यंत्र का प्रकार है? आपके ऑप्शन हैं तत, वितत, घन या सुशिर। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसका सही जवाब है तत् वाद्य यंत्र। ठीक है, तो तत् वाद्य यंत्र आपको याद रखना है कि धनकुल जो है ये तत् वाद्य यंत्र है। धनकुल वाद्य यंत्र में शामिल क्या क्या होता है? मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की खपच्ची, है ना, ये शामिल होता है। इससे निर्मित होता है। तत् वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? जनजातियों की तंतु संबंधी एक कलात्मक वाद्य यंत्र होता है ये, जिसका प्रयोग मुख्यतः पूजा अर्चना के दौरान किया जाता है। इसे तत् वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसके अलावा कौन से तत् वाद्य यंत्र? किंकनी आपको पता हो, पंडवानी गायन में देवार जाति द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र है किंकनी, वो भी क्या है आपका तत् वाद्य यंत्र है। इनके अलावा किरगिच, रामबाजा, डुम्भीर, किन्रेरी, कुंजाड़, दुसिर, तोहेली, तंबूरा, चिकारा, दासाकोड़ी, किंदनी, किंकीड़, ये सारे वाद्य यंत्र क्या हैं?
आपके तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी तंतु से निर्मित वाद्य यंत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है? आपके ऑप्शन है रायगढ़ी, चिटकुल, धनकुल, बांसुरी। तो इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन काट के भी बना सकते हैं आप, है ना। तो घन वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही जवाब है चिटकुल। ठीक है। तो चिटकुल वाद्य यंत्र जो है ये एक घन वाद्य यंत्र है। ठीक है। अब घन वाद्य यंत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। घन वाद्य यंत्र ठोस धातु व कठोर काष्ठ का बना होता है। ठीक है। जो आघात देने पर ही बजता है। ठीक है। घन से आप ऐसे याद रख लीजिए कि धातु की आवाज़ आएगी इससे, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, आपका घन वाद्य यंत्र कहेंगे। अब कौन कौन से इसमें वाद्य यंत्र हैं, तो घंटा, घंटी, मुयांग, चिटकुल, झाप, तिरडुड्डी, है ना, घुलघुला, मंजीरा, झाप, मुयांग, पिटोरका, दुड़का, घिनी, टिकरी, ये सारे वाद्य यंत्र किस आते हैं, घन वाद्य यंत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंद्रू मंडावी किस जनजाति से संबंधित था? आपके ऑप्शन है मारिया, कंवर, उड़ांव, गोंड। ठीक है। इसका सही जवाब आपको देना बनता है, कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए। चेंद्रू मंडावी किस जनजाति से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है मारिया जनजाति। मारिया जनजाति से संबंधित है चेंद्रू मंडावी। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। टाइगर किड या बस्तर के मोगली के नाम से विख्यात, निवासी गढ़ बेगाल नारायणपुर के थे। ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इनके बारे में। बस्तर अंचल के हॉलीवुड के पहले हीरो थे। मोगली के बाघ का नाम टेम्बू था। इनका एक बाघ था, बाघ पाल के रखे थे। क्या नाम था उसका? टेम्बू। इनके ऊपर जो फिल्म बनी द जंगल सागा, ठीक है, डायरेक्टर इसके थे आर्ने सक्सफोर्ड। ठीक है। पुस्तक बॉय एंड द टाइगर, है ना। और इनका निधन जो हुआ 2013 में लंबी बीमारी से जूझते हुए। ठीक है। चेंद्रू मंडावी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे। बहुत इनका जीवन रोमांच भरा रहा। इनको यहाँ से यानी विदेश तक ले गए, हॉलीवुड की फिल्म बनाए, लेकिन बाद में जब फिल्म कंप्लीट हो गई तो इनको वापस बस्तर में लाके आभावों में फिर छोड़ दिया गया। ठीक है। जैसे थे वैसे ही रहे, है ना। और कह सकते हैं इनका केवल इस्तेमाल किया गया, है ना। फिर भी क्योंकि व्यक्ति तो छत्तीसगढ़ के थे और बहुत बड़ा काम किया था इन्होंने, टाइगर को पाल के रखे थे, है ना, तो इसलिए, और मोगली के जैसे जीवन बिताते थे, इसलिए इनको छत्तीसगढ़ का मोगली या बस्तर का मोगली भी कहा जाता है। ठीक है। इनके बारे में याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ से करंट अफेयर्स के बहुत न्यूनतम जानकारी आ रही है ना, उसको मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ। बाकी ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। ठीक है। मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इसे शेयर करें ताकि हम छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स के सबसे बड़े चैनल के रूप में उभरें, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और इसमें आपका सहयोग, बिना आपके सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है। तो आपका सहयोग वांछित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से अहमद अब्दुल्ला किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपका ऑप्शन है जॉर्डन, सीरिया, ओमान या कुवैत। तो इसका सही जवाब है कुवैत। ठीक है। तो कुवैत के शेख मोहम्मद का स्थान अब अहमद अब्दुल्ला लेंगे। ठीक है। इनका नाम काफ़ी लंबा चौड़ा है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद करके कुछ है। ठीक है। तो आप अहमद अब्दुल्ला से याद रख लीजिएगा। ठीक है। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। कुवैत की राजधानी आपको पता हो कुवैत सिटी है। कुवैती दिनार यहाँ की मुद्रा है। ये एक पेट्रोलियम उत्पादक देश है और पश्चिमी एशिया में ये शामिल देश है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बना है? आपके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मुंबई, विवेकानंद राष्ट्रीय एयरपोर्ट रायपुर, कोलकाता एयरपोर्ट। ठीक है। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है। तो इसको याद रखना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है। अमेरिका का जैक्सन एयरपोर्ट जो है ना,
वो पहले नंबर पे है ना। दुबई एयरपोर्ट सेकंड नंबर पे है और तीसरे नंबर पे भी अमेरिका का ही एयरपोर्ट है। लेकिन हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है एग्ज़ाम में अगर पूछेगा कुछ तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जरूर पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? बुल्गारिया, सोमालिया, लीबिया या नाइजीरिया? तो आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया होगा नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है। ठीक है, आपको ये पता हो कि जो मेनिंजाइटिस है ये मस्तिष्क संबंधी। आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के किस शहर में एक प्राचीन बावड़ी स्थित है? आपके ऑप्शन है दुर्ग, अंबिकापुर, बैकुंठपुर या सूरजपुर। तो इसका सही जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है दुर्ग। दुर्ग शहर में एक प्राचीन बावड़ी स्थित है जो कि रेलवे स्टेशन के सामने आमली माता का जो मंदिर है, आमदी माता का, वहाँ पे स्थित है प्राचीन बावड़ी, जो कि प्राचीन जो मराठा राजाएं हैं उनके द्वारा बनाया गया था। जो हमारे पर्यटक आते थे या कह सकते हैं यात्री जो आते थे रेलवे स्टेशन, दुर्ग रेलवे स्टेशन में, उनको शयन मिल पाए, यानी सोने की जगह वगैरह और आराम करने की जगह वगैरह मिल पाए, इसके लिए बनाया गया था। वहाँ पे एक विश्राम गृह और बावड़ी दोनों ही बनाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस समय जो प्राचीन स्थल हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ में बने हुए हैं। इसका जवाब भी आपको देना है कि क्यों बने हुए हैं प्राचीन स्थल, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और न्यूज़पेपर की कह सकते हैं हेडलाइंस में आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यानी छत्तीसगढ़ से अगर सबसे पहले कोई बायोस्फीयर रिजर्व बना था तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बना था, लेकिन कुप्रबंधन के कारण इसकी जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में जो है वो अचानक मार है ना, अमरकंटक अचानक मार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो वर्तमान में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल या 21 अप्रैल। तो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया होगा 18 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। कारण क्या है कि विश्व धरोहर दिवस के दिन हम छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न स्थानों को याद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अभी कोई भी स्थल विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद थी कि सिरपुर जो है इस स्थान को प्राप्त कर लेगा और इसकी रिकमेंडेशन भी भेजी गई थी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी भेजा गया था रिकमेंडेशन में। और भी बहुत प्राचीन स्थल है हमारे यहाँ जिनको अभी तक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिल जाना चाहिए था, क्योंकि अगर दर्जा नहीं मिलेगा तो उनके संरक्षण में कमी आ जाएगी। इसलिए विश्व धरोहर दिवस के दिन हम अपने प्राचीन स्थलों को याद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है अमिताभ बच्चन, है ना। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा, इसको याद रखना है। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो अमिताभ बच्चन ने प्राप्त किया है। इसके साथ अन्य लोगों ने भी प्राप्त किया, जैसे पद्मनी कोल्हापुरी, AR रहमान, इन्हें भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को याद रखिएगा कि ये सम्मान हाल ही में प्राप्त हुआ है। और ये हम जो क्वेश्चंस हैं अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से देख रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि प्रारंभिक के 3 क्वेश्चन जो है हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि करंट अफेयर्स की ज़्यादा खबर नहीं होती फिर भी। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ हम वीडियो की PDF सेंड करते हैं। 14-15 अप्रैल तक की PDF वहाँ ऑलरेडी डाल दी गई है। 16, 17, 18 अप्रैल की भी PDF जल्दी ही वहाँ शेयर कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर दीजिए। सुपर थैंक्स कई लोगों ने दिया, तो उन्होंने लिख के सुपर थैंक्स दिया है
सुपर थैंक्स, एक्चुअल में सुपर थैंक्स एक फैसिलिटी है यूट्यूब की तरफ से, जिसके तहत क्रिएटर्स को ऑडियंस यानी आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं वो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सुपर थैंक्स का जो अवसर है आपको मिलेगा जब वीडियो प्रीमियर में चलता है। ये 7 बजे तक प्रीमियर में ज़रूर चलता है ना। तो 7 बजे जब आपके पास नोटिफिकेशन आए उस समय आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जो लोग देना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग दें, लेकिन हाँ, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से कंटेंट आपके लिए लाते रहूं, इसको सुधारता रहूं, अपने आप में और प्रगति करते रहूं, और इस चैनल को हम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा करंट अफेयर्स चैनल बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया इस राज्य से। ये बनारस से संबंधित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आपको बता दें, इस देश में सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। बनारस शहर को ही अकेले ले ले तो अब ये दोनों चीज़ों को ले लिया जाए तो इनके साथ 32 जो जीआई टैग केवल बनारस शहर से हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके की प्रगति है यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने की है जीआई टैग के मामले में। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली हाइब्रिड पिच, ये क्रिकेट से संबंधित है ना, का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। अब हाइब्रिड पिच क्या होती है? अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये न्यूज़ में आ गया है, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए मेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सीजीपीएससी मेंस में पूछा जाता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और खेल कूद आपके सिलेबस में अब। पहला क्वेश्चन है, चाक परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन है स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, आंगनवाड़ी या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब है स्कूल शिक्षा। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा से संबंधित है चाक परियोजना। हाल ही में इस परियोजना पर सरकार ने फिलहाल के लिए रोक लगाई हुई है। ठीक है, हालांकि ये परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है और 2500 करोड़ की योजना है, जो कि भारी भरकम योजना है। और ये स्कूल, जितने भी स्कूल हैं उनके उन्नत या उनको कह सकते हैं उनके उन्नतीकरण के लिए भौतिक रूप से और जितनी भी संसाधन हैं उसके रूप में उन्नत करने के लिए ये परियोजना चलाई गई है। विश्व बैंक का इसमें सहयोग है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिली पचराही नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा या रायगढ़। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही जवाब है कवर्धा। कवर्धा में सिली पचराही नामक पुरातात्विक स्थल है, जहाँ से प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और जो विश्व धरोहर दिवस है, उस दिवस पे इन सारे जो पुरातात्विक स्थल हैं उनको समाचार पत्रों में स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। किसी भी जो न्यूज़ कटिंग है या कोई भी न्यूज़ जो है वो क्वेश्चन बन सकती है। जैसे सिरपुर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो सिरपुर से क्या सामान मिले हैं, क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, वो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कब प्रमोशन पर आरक्षण पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को दिए गए अपने निर्णय में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रमोशन पे आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। कारण यह है कि प्रमोशन पे आरक्षण को जो लागू किया गया राज्य सरकार ने द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के द्वारा और जो विभिन्न कोर्ट्स के निर्णय हुए हैं उनके दिशा निर्देश के आधार पर नहीं किया है। इसलिए इसे 16/4, 16/5 का उल्लंघन भी माना है हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने। और राज्य सरकार को पुनः इस जो छत्तीसगढ़ में प्रमोशन पर आरक्षण है उसके लिए जातिगत जनगणना, जिसमें किस जनजाति को आरक्षण की आवश्यकता है उसी को आरक्षण प्रदान किया जाए, ऐसी
कोर्ट की यानी जजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए पुनः सर्वेक्षण करने के लिए का आदेश दिया गया है। तब तक इस प्रमोशन पर आरक्षण पर रोक लगी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT पुणे या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसका सही जवाब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि श्री राम जी की जो मूर्ति है अयोध्या में, उस पर सूर्य तिलक किया गया। सूर्य का प्रकाश एक अलौकिक रूप से उनके माथे पे आकर लगा और एक तिलक का रूप ले लिया, ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम है, ये पूरा कार्यक्रम जो कह सकते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी इंस्टीट्यूट की रही तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की रही, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने भारत की GDP अनुमान को वर्ष 2024-25 के लिए कितना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है 6.8, ठीक है। IMF ने भारत के GDP अनुमान को वर्ष 2024-25 के लिए 6.8 कर दिया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, भारत का GDP अनुमान IMF ने 6.8 कर दिया है, पहले 6.5 था, ठीक है, यानी बढ़ाया है 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है, जो कि शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है पैट कमिंस। पैट कमिंस को विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। ये ऑस्ट्रेलियन कप्तान है, इनको याद रखिएगा। सनराइजर्स हैदराबाद से खेल रहे हैं IPL में, है ना, और काफ़ी लकी क्रिकेटर हैं। लकी तो नहीं बोलना चाहिए, काफ़ी मेहनती क्रिकेटर हैं। और लकी इन द सेंस कि हाँ, लक फेवर करता है, तो लक उसी का फेवर करता है जो संघर्ष करते हैं। और पैट कमिंस ने निश्चित तौर पे बहुत संघर्ष किया है, इसलिए वर्ल्ड कप भी जिताया है और अब सनराइजर्स हैदराबाद में भी खेल रहे हैं।